अकबर पार्ट 1 में ही वो बीच में रह गया था। हमने उसमें देखा था कि मुग़ल अमीर जो हैं उनके एक तरह से उपेक्षा जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। अब आता है अफ़गानों का दमन। अकबर का राज्यारोहण जब हुआ था पंजाब में, उसके 4 दिन पश्चात ही बैरम खां को सूचना मिलती है कि सुलेमान मिर्ज़ा ने काबुल को घेर लिया है। और उधर दिल्ली के अधिकारी तरदी बेग जो थे वो सूचना भिजवाते हैं कि हेमू जो है उसने, जो कि रेवाड़ी की बेल्ट पर अधिकार कर रखा था, उसने वो आगरा जो है उस पर अधिकार कर लिया है और दिल्ली पर धावा बोलने वाला है। ऐसी स्थिति में बैराम खां को समझ में नहीं आया कि वो सेना को काबुल भेजे या दिल्ली की ओर भेजे। तो धैर्य से काम लेते हुए बैराम खां जो है वो पीर मोहम्मद के नेतृत्व में एक सेना तरदी बेग की सहायता के लिए भेजते हैं। हालांकि मुग़ल सेना की संख्या कम थी, लेकिन हेमू जो है उसका इस सेना ने दृढ़ता से मुकाबला किया। और आप देखिए, हेमू की खुद की सेना ज़्यादा, और इसी समय हाजी खां जो है वो भी हेमू की सहायता के लिए आ पहुंचता है। तो पीर मोहम्मद जो है वो मुग़ल सैनिकों के साथ वहाँ से भाग जाता है। इससे मुग़ल सेना जो है उसमें भगदड़ मच जाती है और 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को तरदी बेग जो है वो फाइनली वहाँ से दिल्ली को छोड़कर चला जाता है। और इसीलिए बैराम खां जो है वो तरदी बेग जो है उसको दिल्ली छोड़ने के अपराध में मृत्युदंड देता है। और ये जो मृत्युदंड दिया गया था वो अफ़गान जो थे उनके लिए एक मैसेज जाता है कि अगर उन्होंने अकबर का विरोध किया या अकबर का साथ नहीं दिया तो उन्हें इसी तरह का दंड मिलेगा। और यह बदायूनी और फरिश्ता जो है दोनों तरदी बेग को प्राण दंड जो मिला था उसको उचित बताते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बैराम खां ने अपनी निजी शत्रुता के कारण उसे प्राण दंड दिया था, लेकिन वास्तव में ये एक मैसेज था कि आपको अकबर के साथ रहना है तो अनुशासन में रहना होगा। और तरदी बेग को ही ये मैसेज नहीं दिया गया था बल्कि और अफ़गानों के लिए भी, कि तरदी बेग जैसी गलती अगर दोबारा की तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब आता है पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू जो है वो दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, तरदी बेग वहाँ से भाग जाता है। ये अभी आपने देखा। हेमू ने जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो उसने उपाधि जो धारण की वो विक्रमाजीत की थी। शाही छत्र धारण किया, अपने नाम के सिक्के चलवाए और न केवल दिल्ली पर अधिकार कर लिया अपितु दिल्ली के निकटवर्ती परगने जो थे उन पर भी अधिकार कर लिया। इस समय अकबर और बैराम खां जालंधर में थे और सब सरदारों ने उन्हें सलाह दी कि वो काबुल लौट जाएं। लेकिन बैराम खां जो थे उसने युद्ध करने का निश्चय लिया और सिकंदर सूर जो है उससे पंजाब की रक्षा का दायित्व जो था वो गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, के पति खिजर खां को सौंपकर बैराम खां दिल्ली की ओर चल दिए। हेमू ने मुग़ल सेना को रोकने के लिए अग्रिम दल में अपना तोपखाना स्थापित किया और ये जो स्थापना हुई थी वो हुई थी पानीपत में। इधर बैराम खां जो थे उसने भी तोपखाना जो था वो अपनी तरफ करने के लिए एक सैनिक टुकड़ी भेजी और इस सैनिक टुकड़ी ने हेमू के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। लेकिन हेमू जो है वो पानीपत की ओर बढ़ता जाता है और पानीपत में पहुंच जाता है। लेकिन जब हेमू पानीपत पहुंचता है तो उसे पता पड़ता है कि मुग़ल सेना का एक अग्रिम दल पानीपत में पहले ही पड़ाव डाले हुए।
दोनों जो है उनके बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध आरंभ होता है। हेमू अपने 1500 हाथियों के साथ युद्धभूमि में लड़ाई लड़ता है, लेकिन मुगल सेना जो है वो हेमू पर इतना भीषण प्रहार करती है कि हेमू के हाथियों को पीछे हटना पड़ता है। हेमू जो है वो अपने हाथ जो कि हाथी पे था, ये जो हाथी पे सवार था और ये उसकी गलती थी। अगर वो हाथी पे नहीं रहा होता तो हो सकता है इस युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। तो हेमू हाथी पर सवार होकर अपने 4000 घुड़सवारों को लेकर मुगल सेना के मध्य पहुंच जाता है। हेमू की सेना वीरता से लड़ती है और हेमू जब जीतने ही वाला होता है, मुगल सेना में भगदड़ मच जाती है। तभी हेमू की आंख में तीर लगता है और वो बेहोश होकर हाथी के ऊपर जो एक हौद सी बनी होती है उसमें गिर जाता है और उसकी सेना में ये एक तरह से अफवाह फैल जाती है कि हेमू मर गया। और इस घबराहट का लाभ जो है वो मुगल उठाते हैं और हेमू की सेना जो है वो भाग जाती है। हेमू का जो महावत था वो हेमू को भगा के ले जाना चाहता था, लेकिन शाह कुली खां जो है वो उसे पकड़ लेता है, अकबर के सामने लाया जाता है और बैराम खां जो है अकबर से अनुरोध करता है कि काफिर का वध कर दिया जाए, लेकिन अकबर मरते हुए आदमी का गला घोटने को तैयार नहीं हुआ और हेमू का जो सर है वो बैराम खां के द्वारा काट दिया जाता है। तो पानीपत का युद्ध जो है, दूसरा युद्ध, वो एक तरह से अकबर की स्थापना के लिए मील का पत्थर साबित होता है और ना केवल अकबर के लिए अपितु आगे आने वाले मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए भी मील का पत्थर साबित होता है। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, उसमें मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई थी, लेकिन वो नींव इतनी मजबूत नहीं थी, वो नींव कमज़ोर थी और इसीलिए शेरशाह जो है उसने उसे ध्वस्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध जो है उसने मुगल साम्राज्य की नींव को न केवल पुनः स्थापित किया था, अपितु इतने मजबूती से स्थापित किया था कि भारत में 1857 ईस्वी तक मुगल वंश चलता रहा। एल्फिंस्टन ने कहा है कि तैमूर वंश की पुनः स्थापना इसी काल में हुई थी। हेमू के पतन के बाद उसकी सेना छिन्न भिन्न हो गई थी। हेमू का बूढ़ा पिता और उसकी विधवा पत्नी अपनी संपत्ति आदि लेकर अलवर की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में पीर मोहम्मद ने उन्हें पकड़कर इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा। इस पर हेमू के पिता ने बड़ी निर्भीकता से इनकार कर दिया। इसके प्रत्युत्तर में चिढ़कर पीर मोहम्मद ने उसकी हत्या कर दी। तो ये जो है वो पानीपत का दूसरा युद्ध था। पानीपत की युद्ध का परिणाम ऐसा क्यों रहा, अकबर विजयी क्यों हुआ? तो इसके पीछे अगर हम कारणों का एक तरह से मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें, तो सबसे जो मुख्य कारण लगता है वो लगता है बैराम खां की कूटनीति। अगर बैराम खां नहीं होता अकबर के साथ तो हो सकता है अकबर, क्योंकि उस समय अल्पायु भी मत कहिए, मतलब युवा लड़का है 15-16 साल को, लेकिन बैराम खां जो है उसने अपनी कूटनीति से न केवल युद्ध की व्यूह रचना स्थापित की, अपितु कब आक्रमण करना है इसका भी उसने बहुत ढंग से एक तरह से कार्य किया और इसीलिए वो सफल हुआ। दूसरा था हेमू की कुछ गलतियां। हेमू अगर हाथी पर न बैठकर घोड़े पर लड़ रहा होता तो हो सकता है परिणाम कुछ होता। हेमू जो है जब उसे लड़ना ही था तो वो पानीपत में मुगल सेना को पड़ाव डालने से पहले खुद वहाँ पर
अपना पड़ाव डालता। तो कुछ ऐसी गलतियां हेमू की भी रही और कुछ एक तरह से आप उपलब्धियां बैराम खां की कह लीजिए रही, जिसने परिणाम जो है वो ये निर्धारित किया कि मुग़ल साम्राज्य की पुनः स्थापना एक तरह से इस युद्ध के पश्चात हुई। पानीपत जो है उसके युद्ध के पश्चात अफ़गानों की शक्ति पूर्णतः नष्ट हो गई। अकबर जो था उसके लिए उत्तर भारत पर विजय करना आसान हो गया। पानीपत की विजय के बाद मुग़ल सेना जो थी उसको सुलेमान मिर्ज़ा के विद्रोह को दबाने के लिए काबुल भेजा गया, जहां सुलेमान मिर्ज़ा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर बैराम खां सिकंदर सूर को दबाने रवाना हुआ। सिकंदर सूर मानकोट के दुर्ग में जा छिपा। मुग़लों ने दुर्ग को घेर लिया और यह घेरा लगभग 6 महीने तक चला। और जब सिकंदर सूर को प्रमुख अफ़गान सरदारों की पराजय और आदिल शाह की मृत्यु का समाचार मिला, तब वो पूर्णतः निराश हो गया और बिहार में कोई जागीर मिलने की शर्त पर मुग़लों से संधि कर ली। तो यहाँ अफ़गान शक्ति जो है वो पूर्ण रूप से पानीपत के युद्ध के पश्चात समाप्त हो जाती है। और पानीपत के युद्ध के 2 वर्ष के भीतर ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मुग़लों को चुनौती देने वाला कोई अफ़गान नहीं बचता। तो ये जो है पहले मुग़ल अमीरों का एक तरह से दमन, फिर पानीपत के युद्ध में जब हेमू से के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है, उसके पश्चात अफ़गानों का दमन पूर्ण रूप से अकबर के द्वारा क्या यहाँ जो है वो नीति बैराम खां के द्वारा कर दिया जाता है। अब आता है बैराम खां का पतन। देखिए, ये सारी अकबर की पहले बैराम खां की नीति है। अब अकबर बैराम खां का पतन कैसे करता है, फिर हम लेंगे अकबर की विजय, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर के राजपूतों के साथ संबंध, ये सारा हम अगले उसमें लेंगे। तो बैराम खां जो है, बैराम खां अकबर के समय में एक मुख्य व्यक्ति रहा। हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया था, तब उसने बैराम खां को अकबर का संरक्षक भी नियुक्त किया था। अकबर के राज्यारोहण के बाद बैराम खां जो है उन्हीं के द्वारा अकबर के प्रतिद्वंदियों की शक्ति को नष्ट किया गया। जिन प्रदेशों पर मुग़लों का अधिकार हो गया था, वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित किस तरह से करनी है, मालगुजारी वसूल की व्यवस्था किस तरह से करनी है, ये सब जो निर्धारित किया गया था वो बैराम खां के द्वारा किया गया था। बैराम खां ने अक्टूबर 1558 ईस्वी को मीर अब्दुल लतीफ़ को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया, किंतु अकबर जो है उसे पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी। शासन जो है वो बैराम खां के हाथ में रहा और बैराम खां के संरक्षण काल में ही मुग़ल सेना जो थी उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अली कुली खां ने संभल पर अधिकार किया। उसके बाद संभल और लखनऊ के बीच का जो प्रदेश था वो अधिकार कर लिया गया। राजपूताना में अजमेर जो है उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। रणथंबोर और चुनार में भी सेना भेजी गई। तो कुल मिलाकर यहाँ बैराम खां जो है वो एक मुख्य शक्ति के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, बैराम खां और अकबर के बीच जो सौहार्दपूर्ण संबंध थे उसमें दरार पैदा होनी शुरू हो गई। अब इनके बीच ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई जिनसे इनके संबंध बिगड़े, इनके बीच तनाव उत्पन्न हुआ, तो इसके
चर्चा जो है अबुल फजल ने विस्तृत रूप से की है। अबुल फजल जो है वो जहाँ बैराम खां को विश्वासघाती बताते हैं वहीं उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा भी करते हैं। बैराम खां अकबर के संरक्षक के रूप में प्रशासन के सर्वोच्च पद पर आसीन थे। अकबर उनका आदर करते थे और उन्हें खान बाबा कहकर पुकारते थे। प्रशासन सूत्र जो है वो बैराम खां के हाथों में था, इसलिए कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करते थे। खासकर तुर्क अमीर जो है वो उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। अकबर के कुछ कृपा पात्र थे या अकबर के जो बहुत नज़दीक थे, जैसे अकबर की धाय महामनगा, उनका पुत्र आदम खां, वो भी बैराम खां के विरोधी थे। एक तरह से बैराम खां को पसंद नहीं करते थे। तो बैराम खां जो है उसकी शक्ति का निरंतर बढ़ना और इन लोगों का बैराम खां का विरोधी होना, और फिर बैराम खां के कुछ कार्य, जैसे वो अपने सेवकों को, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को, अपने परिवार को ज़्यादा अहमियत देते थे बजाय अकबर के। तो ये जो बातें थी वो भी अकबर को कहीं ना कहीं एक तरह से बैराम खां के प्रति उद्वेलित करती थी और उनके संबंधों में दरार पैदा करती थी। प्रारंभ में अकबर ने विरोधियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बैराम खां ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने वाली कुछ भूलें ऐसी कर दी कि उनके पतन की एक तरह से पृष्ठभूमि जो है वो तैयार होती चली गई। उनमें हम कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे बैराम खां जो है प्रशासन में, बैराम खां ने प्रधानमंत्री पद पर थे वो, तो बैराम खां ने प्रशासन में अपने आप को आवश्यकता से अधिक स्थापित कर दिया था और उन्हें ये लगता था कि प्रशासन का संचालन केवल वही कर सकते हैं। तो वो इस प्रशासनिक कार्यों में कहीं ना कहीं अकबर को भी ठेस पहुंचा देते थे। और कुछ बातें ऐसी हो जाती थी जो दोनों के बीच में दरार पैदा करती थी। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बैराम खां आगरा के समीप एक बार नौका विहार कर रहा था कि अकबर का हाथी उसकी नाव की तरफ दौड़ा, जिससे बैराम खां भयभीत हो गया। यद्यपि अकबर ने उस हाथी महावत को बैराम खां के पास क्षमा याचना करने के लिए भेजा, लेकिन बैराम खां ने उस महावत को मरवा दिया। तो इस बार बैराम खां ने अकबर के हाथी के महावत को इसलिए मरवा डाला था क्योंकि वो शाही हाथी पर नियंत्रण नहीं रख सका था। तो ये बात जो थी वो अकबर को बुरी लगी और कहीं ना कहीं इनके बीच में इस बात ने मनमुटाव पैदा करने का काम किया। ऐसे बहुत सारी बातें थी जिनके कारण इनके बीच में एक तरह से दूरियां बढ़ती चली गई। बैराम खां की खुद की गलतियां तो रही, इसके अलावा बैराम खां के विरुद्ध षड्यंत्र भी हो रहा था। मैंने आपको बताया कि महामनगा और उनका बेटा जो था वो बैराम खां को पसंद नहीं करते थे और वो हर बात को लेके बैराम खां के विरुद्ध अकबर जो थे उसको भड़काते थे। तो ये जो बातें थी वो भी इनके बीच दूरियां स्थापित करने में कामयाब रही। और ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि 31 जनवरी 1561 ईस्वी को जब बैराम खां नदी के किनारे पर एक तरह से नदी में उतर रहा था, तभी मुबारक खां लोहानी जो है उसने
उनकी हत्या कर दी। उनका जो 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम था, उनकी पत्नी, माँ, परिवार के सदस्यों को बचा लिया। अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया। बैराम खां की विधवा सलीमा बेगम से खुद निकाह कर लिया और उसके पुत्र का पालन पोषण जो है अपनी देखरेख में किया। और आगे जाके आप देखना, उनका पुत्र जो है वो खाने खाना की उपाधि धारण करता है। तो बैराम खां के खुद के जो कार्य थे वही उसके पतन के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी हुए।